तो पिछले क्लास में जो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना, डाइवर्जेंट होना और ऑक्सीलेट होना, इस पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। पहला हम जो देखे थे वो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में देखे थे, ठीक है। नंबर दूसरा जो देखे थे हम कि कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है, और नंबर तीसरा वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, हम इसके बारे में देखे थे। तीन चीज। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना। थोड़ा सा हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं, कम से कम 3 थ्योरम कोशिश करेंगे आज हो जाए। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमने क्या कहा था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है यदि उसके पास लिमिट हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है यदि उनके पास क्या हो, लिमिट हो। तो या फिर उसी को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यदि हमारा सीक्वेंस ए एन है तो हमारे को क्या मिल जाए, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं कि उसके पास लिमिट है। और इस केस में हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, फिर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। अच्छा, इसी में हम डेफिनेशन देखे थे लिमिट के लिए। डेफिनेशन ऑफ लिमिट मतलब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट जब मिलता है तब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है, और वो लिमिट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब इसी में लिमिट का डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। लिमिट के लिए हमने क्या कहा था कि ए एन माइनस एल इज लेस देन डेल्टा या फिर एप्सिलॉन, और ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। एम के किसी फिक्स्ड वैल्यू के बाद की जो सभी वैल्यू हैं उसके नेबरहुड में सारे इनफाइनाइट टर्म्स कवर हो जाने चाहिए, तब उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ये लिमिट का डेफिनेशन हो गया, क्योंकि हम आगे इसको यूज करने वाले हैं। चाहे आप एप्सिलॉन लो चाहे आप डेल्टा लो, ये हो जाएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ऐसा कंडीशन था। हर एक एप्सिलॉन के लिए एक m हमको इस प्रकार मिल जाएगा कि इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। तब हम इस वैल्यू l को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं किसी भी सीक्वेंस के लिए। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस के साथ साथ ये लिमिट का भी डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो यदि हम लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन, तो हमको क्या मिले, या तो प्लस इनफाइनाइट मिले या फिर माइनस इनफाइनाइट मिले, तब हम सीक्वेंस को कहते हैं कि क्या है वो डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इसके लिए हमने एग्जांपल क्या देखा था कि ये जो सीक्वेंस है एन स्क्वायर, देखिए ये वाला सीक्वेंस देखे थे, ये एन, यहाँ पे हम देखे थे माइनस एन स्क्वायर। ये जो है प्लस इनफाइनाइट की ओर कन्वर्ट करेगा, या इसकी जो लिमिट है वो प्लस इनफाइनाइट मिलेगी या फिर इसकी माइनस इनफाइनाइट मिलेगी। तो इस प्रकार ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अब ऑक्सीलेटरी में हमने देखा था, ऑक्सीलेटरी मतलब क्या है कि जब भी किसी, ना तो वो कन्वर्ज हो ना तो डाइवर्जेंट हो, कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है, उस केस में सीक्वेंस हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। इसके लिए हमने एग्जांपल्स जो देखा था वो था -1 टू द पावर n। ये तो ये हमेशा दो वैल्यू दे रहा है, -1 +1। जब n आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो उस केस में ये हमेशा -1 देगा, और n जब आपका इवन हो जाता है उस केस में ये ऑलवेज यू विल गेट -1 एंड +1। तो ये जो सीक्वेंस है वो -1 +1 -1 +1 इस प्रकार दो वैल्यूज पे क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, किसी एक वैल्यू पे फिक्स्ड नहीं है। तो इस प्रकार का जो वैल्यू है या सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने जो देखा था वो शॉर्ट रिकॉल कहिए इसको। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, अच्छे थ्योरम, और उसको हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या कहता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो सारी सीक्वेंस क्या होने वाले हैं, बाउंडेड होने वाले हैं। ये स्टेटमेंट कहता है, ध्यान दें। बट कन्वर्स इज
नॉट ट्रू। इसका जो उल्टा स्टेटमेंट लेंगे वो ट्रू नहीं है। मतलब यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज हो जाए ऐसा कन्वर्जेंट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। इस स्टेटमेंट का जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, वो ट्रू हो जाए। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहला चीज हमको क्या गिवन है और हमको क्या शो करना है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है हमको, सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यदि ए एन आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है देन उसके पास क्या होगा, एक लिमिट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन दिस इज इक्वल टू एल। ध्यान दें, ये जो सीक्वेंस है ये एल पे कन्वर्ज कर रहा है। सबसे पहला चीज ये हमको गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, टू प्रूफ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। तो बाउंडेड दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, देखिए, दैट इज, ऐसा समझने के लिए लिख सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंडेड कहलाता है यदि उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल जाए। जैसे कि हम लोअर बाउंड स्मॉल एम और अपर बाउंड कैपिटल एम लेके चलें, तो यदि ये कंडीशन हम फुलफिल करा देते हैं, ये दिखा देते हैं कि इसके जो सीक्वेंस के सारे वैल्यू हैं किसी फिक्स्ड वैल्यू से बड़े हैं और किसी फिक्स्ड वैल्यू से छोटे हो जा रहे हैं, तब ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमको दिखाना है कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है, उसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है, हमको ये दिखाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। अच्छा, सबसे पहला चीज समझना है कि हमको कन्वर्जेंट दिया हुआ है, मतलब इस सीक्वेंस के पास एक लिमिट है और वो क्या है, एल है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट के डेफिनेशन से, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ध्यान दें, ये लिमिट के डेफिनेशन से हम इसको कंसीडर करके चले हैं। अब हमको क्या करना है, लेट, ये जो एप्सिलॉन है कि किसी एप्सिलॉन वैल्यू से n के हर एक उस मान के लिए जो m से क्या है, बड़ा है, l के साथ हम माइनस करें उसको तो हमेशा एप्सिलॉन से क्या मिलने वाला है, हमको छोटा मिलने वाला है। ध्यान दें ये वाला पॉइंट, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। तो ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम कोई एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं और वो क्या वैल्यू दे रहे हैं, इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन को 1 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो इसको, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देखिए एवरी। तो सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं एप्सिलॉन को। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका ए एन माइनस एल इज लेस देन 1, ए एन माइनस एल इज लेस देन 1 और ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ध्यान दें इसको। अब यहाँ से आप समझिए कि जब भी कोई मॉडुलस वैल्यू किसी वैल्यू से छोटा होता है, किसी वैल्यू से छोटा होता है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू पहला तो ए एन माइनस एल इज लेस देन 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए एन इज लेस देन 1 प्लस एल हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव वैल्यू माइनस ए एन माइनस एल इज लेस देन 1 हो जाएगा। अब इस माइनस को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये ए एन माइनस एल और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो ए एन इज ग्रेटर देन एल -1 हो गया। इसको भी एल प्लस 1 लिखो, ज्यादा सही है, दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा एल प्लस 1 और ये एल -1। मतलब ये जो ए एन है, जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, एन से बड़ी वैल्यू के लिए ना, ध्यान देंगे, एन से बड़ी वैल्यू के लिए, एन से बड़ी वैल्यू के लिए।
तो ये क्या हुआ कि ये जो ए एन है l-1 से क्या हुई, बड़ी हो गई, और l+1 से छोटी हो गई, l+1 से छोटी हो गई। मतलब ये जो ए एन है l-1 और l+1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो ए एन हो गया, क्या हो गया देखिए, ये इसका लोअर बाउंड हो गया, ये इसका अपर बाउंड हो गया। तो इस केस में ए एन जो है क्या हो गया, आपका बाउंडेड हो गया। ध्यान दें, यदि हम थोड़ी देर के लिए इसको स्मॉल एम ले लें और लेस देन ए एन, और इसको हम कैपिटल एम ले लें, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए ए एन क्या हो गया, यहाँ से बाउंडेड हो गया, ये हो गया बाउंडेड। ध्यान दें इस बात को। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गया, लेकिन ध्यान देंगे इस बात को, हमारा कंप्लीट सीक्वेंस बाउंडेड नहीं हुआ है अभी। थ्योरम यहीं पे प्रूफ नहीं हो रहा है। क्यों प्रूफ नहीं हो रहा है, ध्यान दें कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा है, ए एन दिखने में कैसा है, इसको देख ले पहले। ये है आपका A1 A2 A3, ऐसा चलते जाएंगे। यहाँ पे हमको कहीं पे AM मिलेगा, फिर AM+1 मिलेगा, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे, इन द लास्ट हमको क्या मिलने वाला है, AN मिलने वाला है, ऐसा। अब हमारा जो लिमिट का जो डेफिनेशन क्या कहता है कि m तक के वैल्यू के पहले वैल्यू और उसके बाद के वैल्यू के लिए, सारे वैल्यू के लिए क्या दे रहा है, ये बाउंडेड दिखा रहा है। ध्यान दो इसको, हमारा जो लिमिट का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि m या m के बाद के सारे वैल्यूज के लिए उस पॉइंट का जो नेबरहुड है उसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को क्या करता है, वो कवर करता है। मतलब पीछे क्या छोड़ जाता है, ये फाइनाइट टर्म को छोड़ जाता है। ध्यान दें, फाइनाइट टर्म को छोड़ जाता है। तो हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस को जो बाउंडेड दिखाया है वो किसके लिए दिखाया है हमने, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए। m या m से बड़ी वैल्यू के लिए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। लेकिन उसके पीछे जो m-1 टर्म छूट गया उसका क्या, ये am है, इसके पहले कौन सा टर्म होगा, एक टर्म होगा am-1। तो ये जो बच गया A1 से लेकर am-1 तक, इसके लिए हम बाउंडेड अभी नहीं बता पाए हैं। यहां तक समझ आएगा सभी को। ये m के इक्वल या m से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो पीछे जो m-1 टर्म जो छूट गए हैं 1 से लेकर m-1 तक, उसके लिए भी हमको इसको बाउंडेड दिखाना है। बात आई क्या समझ में सभी को, हेलो? ठीक, तो थोड़ा सा एक स्टेप इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि ये देखिए A1 से लेकर m-1 यदि हम कंसीडर कर पा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक आपको फाइनाइट सेट मिलेगा। ध्यान दे, A1 से लेकर m-1 तक क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, लेट फाइनाइट सेट ले लो इसको, A1 A2 A3 से लेकर am-1 तक is a finite set. Then maximum value of set S will exist. ध्यान दो, यदि ऐसा है कि ये हमारा यदि फाइनाइट सेट हो जाता है तो ध्यान दें मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज minimum value of S will also exist. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस AN इज लेस देन M। देखो मॉडुलस का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल m इज लेस देन AN इज लेस देन कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी तक ये कंडीशन क्या था हमारा कि m के इक्वल या m से बड़ी वैल्यू के लिए हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड बताए थे। लेकिन इस केस में जब हमने देखा कि पिछला कुछ m-1 टर्म यहाँ पे स्किप हो जा रहा है, तब उसको हम उसके रेंज सेट को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रेंज सेट क्या है, इसका बाउंडेड है। यहाँ पे देखिए, तो रेंज सेट यदि बाउंडेड है
तो आपका वो सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा 2 लाइन इसमें लिखना है और ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा आपका फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इससे और आगे बड़ी वैल्यू आ रहा है तो उसके लास्ट के जो टर्म है उसको ऑलरेडी हमने बाउंडेड दिखा दिया है, और इसके पिछले जो टर्म है वो भी क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बताइए इस थ्योरम में किसी को कुछ पूछना है, समझ आया क्या सभी को? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज, सॉरी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब इसमें इसका जो कन्वर्स था, ध्यान देंगे, जब किसी स्टेटमेंट को हमको गलत बताना रहता है तो केवल एक एग्जांपल काफी है। ये हर एक जगह जो है ट्रू नहीं है, तो उसके कन्वर्स के लिए हम चाहें तो एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कन्वर्स के लिए, है ना। कन्वर्स क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। और यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कन्वर्स हो जाए। तो लेट ए एन इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं -1 टू द पावर n। देखो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है, सिंस ए एन, एक मिनट, सिंस ए एन इज लेस देन -1 इज लेस देन 1। देखिए हमारा जो सीक्वेंस है वो -1 और +1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। देखिए तो ये सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? अभी हमने ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस देखा है, बट नॉट कन्वर्जेंट। जो ना तो कन्वर्जेंट होता है ना तो डाइवर्जेंट होता है, उसको हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस जो है आपका कन्वर्जेंट नहीं है। तो हर एक वो सीक्वेंस जो बाउंडेड है जरूरी नहीं है कि क्या हो, वो कन्वर्जेंट हो, लेकिन हर एक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये इसके लिए एग्जांपल हो गया कन्वर्स के लिए। क्लियर है जी? चलिए देखिए ये जो अभी जो थ्योरम हमने देखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये सवाल। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है यूनिकनेस ऑफ लिमिट, कि यदि किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा जो है क्या होने वाला है, यूनिक होने वाला है। तो इसको आप हेडिंग चाहे तो आप डाल सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। यूनिकनेस ऑफ लिमिट स्टेटमेंट क्या कहता है, if the limit of a sequence exists, then it is unique। या फिर इसी को एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं, if for any sequence an, if for any sequence an, limit n tending to infinite an exists, then it is, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, a sequence cannot converge to more than one limit।
ध्यान दें, कोई सीक्वेंस जो है एक से अधिक लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर सकता, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 3 तरीके से इसको हम लिख रहे हैं। ये सीक्वेंस अब रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, है ना, ध्यान देंगे। अब हम प्रूफ में आ जाते हैं। इसका प्रूफ जो है बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है इसके प्रूफ को। जो जो इसमें वर्ड यूज किया गया है उसके डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। करना क्या है इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, वी प्रूफ इट बाय कंट्राडिक्शन। जो स्टेटमेंट है हमारा ना, उस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा लेकर इस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। ध्यान देंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है तो हमेशा यूनिक होगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है और वो जो सीक्वेंस है वो 2 पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे, मतलब उसको 2 लिमिट होंगे, ऐसा हम प्रूव करेंगे। सो लेट L1 and L2 be two distinct limit of the sequence an। ध्यान देंगे, then L1 minus L2 is always greater than 0। ध्यान देंगे, हमने कहा कि हमारे पास जो सीक्वेंस an है उसके 2 लिमिट हैं। कौन कौन सा, L1 और L2, 2 अलग अलग लिमिट है, मतलब दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ध्यान दें, क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों अलग अलग यदि लिमिट है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान दें, L1 माइनस L2 का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, चाहे आप L2 माइनस L1 करें चाहे L1 माइनस L2 करें तो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। कहने का मतलब L1 और L2 का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। यदि L1 और L2 आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो हमेशा उसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हमने लिखा है, मॉडुलस का मतलब है डिफरेंस, जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। इसमें एक और एजम्पशन करते हैं हम कि सपोज एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 L1 माइनस L2। ध्यान दें, यहाँ पे जो हम एप्सिलॉन लेके चलेंगे, डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं लिमिट का, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 जो हम लेके चलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जो लेके चलते हैं, इसी डिफरेंस का हम क्या ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं। ध्यान देना, हम हाफ ही क्यों लेके चल रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं, इस चीज को समझना है आपको। यदि हम 3 लिमिट लेके चल रहे होते, L1 L2 L3, तो एप्सिलॉन को हम 1/3 ले लेते, उसका थर्ड पार्ट ले लेते। यदि 4 लिमिट लेके चल रहे होते तो 1/4 कर देते। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे समझ आएगा। जब हम उन चीजों को ऐड करेंगे तो 2 बार ऐड करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, फाइनली आपको L1 माइनस L2 मिल जाएगा। यदि 3 लिमिट रहता तो 1/3 करते, लिमिट को 3 बार ऐड करते तो फाइनली ये 1/3 में 3 आपको कैंसिल आउट हो जाता, 3 बार जोड़ते तो उसको ऐसा 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 2 इंटू 1/2 आएगा, 2 कैंसिल। ऐसा वाला जो कैलकुलेशन है आगे होने वाला है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस स्टेप को कर रहे हैं। हमने क्या किया कि ये जो एप्सिलॉन है जो हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, उसको जो 2 लिमिट हमने लिया है L1 और L2, दोनों के डिफरेंस का क्या ले लिया हमने, आधा ले लिया। अब केस नंबर 1, पहला केस क्या है, व्हेन L1 इज द limit of the sequence an, then given epsilon is greater than 0, there exists a पॉजिटिव इंटीजर, या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर की जगह में हम क्या ले लेते हैं, उसको M1 ले लेते हैं।
दिस इज इक्वल टू m1 एप्सिलॉन सच दैट, ध्यान दें जब हमने लिमिट का डेफिनेशन देखा था तो उसमें हम, हालांकि डेफिनेशन में हम डेल्टा लिखे थे, तो डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों वही चीज है। आप जैसा नोटेशन यूज करना चाहें, डेल्टा भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो जैसे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी लिखो, ये साझा सही है। एक m एग्जिस्ट करता था, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर एक डेल्टा के लिए एक m एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे हम किसके लिए करा रहे हैं, एप्सिलॉन के लिए, ध्यान दें। तो पहले एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक m1 एग्जिस्ट करा रहे हैं, जो कि किस पर निर्भर करेगा, एप्सिलॉन पे निर्भर करेगा m1। तो डेफिनेशन क्या कहेगा, ये कहेगा आपका an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, m1। ध्यान दें हम उसमें m लेते थे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m लेते थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, m1 लेके चल रहे हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, हमने एक और लिमिट लेके चला हुआ है, और वो लिमिट क्या है आपका, L2 है। वो लिमिट क्या है आपका, L2 है। When L2 is the limit of the sequence, कौन सा सीक्वेंस, an, then for every epsilon is greater than 0 there exists a पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। उतना डिटेल नहीं लिख रहा हूँ उसमें, ध्यान दें, उसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखा हूँ, मतलब वही है। m2 इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये क्या हो जाएगा फिर से, an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ही केस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, हम केवल लिमिट का डेफिनेशन यूज किए हैं। आपको समझना है ये जो ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ उसको यहाँ पे भी कर लो, फॉर ऑल, जितने भी n नेचुरल नंबर मिलेंगे वो कैसे होंगे, m1 से बड़े या उसके इक्वल। डेफिनेशन में हम m लेके चलते हैं, an माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। क्योंकि हम वहां पे, ध्यान दें, यहाँ पे हम दो लिमिट लेके चल रहे हैं, तो दोनों लिमिट के लिए अलग अलग m1 और m2 एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जब हम एक ही लिमिट लेके चलते हैं तो एक m लेके चलते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझना है आपको, हम कैसे m1 m2 लिए हैं और उनसे बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है। अब लेट m जो है हम क्या लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। देन ध्यान दें, इस पॉइंट को समझना है अच्छे से कि ये जो हमारा स्मॉल m है, m1 और m2 से हम क्या लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। देन m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m1 एंड m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m2 एंड, ध्यान दें, यदि m जो है m1 और m2 से क्या है, बड़ा है, तो m की वैल्यू m1 से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, या फिर m2 के इक्वल या उसके इक्वल होगी, बड़ी होगी। ध्यान दें, इसको कैसे समझना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, और इसके हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम क्या दिखाएगा आपको, 2 दिखाएगा। तो देखिए 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऐसा हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, m को m1 और m2 का क्या ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। इन दोनों में से हमने मैक्सिमम को चॉइस किया है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू से या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। तो इस केस को हम लेके चले हैं। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कैसे फुलफिल करेगा, ध्यान दो, ये हो जाएगा an माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। समझो इसको, एंड an माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन अगेन फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m हो जाएगा। बताइए ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं। यदि हमारा इक्वेशन नंबर 1 m1 से बड़ी वैल्यू के लिए ट्रू है, m2 से बड़ी वैल्यू के लिए ट्रू है इक्वेशन नंबर 2 से,
और इस M1 और M2 से यदि हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक M1 और M2 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि हम M1 और M2 के बड़ी वैल्यू के लिए यदि ये सही हो जाता है तो M1 और M2 के लिए भी तो ऑटोमेटिक ये ट्रू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 2 इज क्या लें, 2 के बजाय हम 5 ले लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, और ये आपका 5 इज ग्रेटर देन 3। ध्यान देना, तो इन दोनों वैल्यू से क्या है, बड़ा ले लिया हमने 5 को, ये 5 ले लिया, देखो 2 से बड़ी है, 3 से भी बड़ी है। तो यदि 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कोई कंडीशन होल्ड कर रहा है तो जाहिर सी बात है यदि 2 से बड़ी की यदि हम बात करें तब भी तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा ना। तो इस चीज को समझना है आपको। तो M1 और M2 जो है M से छोटी वैल्यू है, तो यदि M के लिए प्रूफ हो जाता है ये कथन जो है लिमिट का डेफिनेशन सही है, तो वो M1 और M2 के लिए भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि M जो है M1 और M2 से बड़ी वैल्यू है। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं बचा, केवल कैलकुलेशन बचा है, और हर जगह हम केवल डेफिनेशन यूज किया, कुछ नहीं, लिमिट का डेफिनेशन यूज किया हर बार। नाउ L1 माइनस L2 ले लो आप, इसमें हम क्या कर रहे हैं, L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2। ध्यान दें क्या किया हमने, AN को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन आर इक्वल टू L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2। ध्यान दें हमारे पास जो इनइक्वलिटी होता है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y होता है। इसको आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये इनइक्वलिटी हम यूज कर रहे हैं कि सम का जो मॉडुलस होता है उसके अलग अलग मॉडुलस के सम से क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है। अब चूंकि ये मॉडुलस वैल्यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AN माइनस L लिखेंगे तब भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ये AN माइनस L2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, AN माइनस L1 को हमने स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन कहा है, और AN माइनस L2 को स्ट्रिक्टली लेस देन क्या कहा है, एप्सिलॉन कहा है। तो इसके जगह में यदि हम यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस यहाँ पर एप्सिलॉन यदि पुट करते हैं तो ये जो इक्वल टू वाला जो केस है वो इक्वल टू हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 3 में आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो उसके जगह में यदि हम एप्सिलॉन वैल्यू पुट करते हैं AN माइनस L1 और AN माइनस L2 के जगह में, तो ये जो इक्वल टू का जो साइन है वो हट जाएगा और क्या हो जाएगा, केवल लेस देन। तो ये लेस देन 2 एप्सिलॉन। और ध्यान दें यहाँ पे हमने 2 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पहले ही रखा हुआ है 1/2 L1 माइनस L2। शुरुआत में एज्यूम किए थे, ध्यान दें शुरू में हमने लिखा था कि सपोज एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ प्लस L1 माइनस L2, ये यहाँ से। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे लास्ट में, और जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे ये आपका 2 कैंसिल, ये यहाँ से 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिल गया, इक्वल टू मॉडुलस L1 माइनस L2। ध्यान दें यहाँ पे लेफ्ट में क्या चल रहा है, L1 माइनस L2 ही चल रहा है। आगे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, L1 माइनस L2 इज लेस देन L1 माइनस L2। बताइए ये जो लास्ट में हमने जो कंक्लूजन निकाला क्या ये ट्रू है, बताएं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 इज लेस देन 2 कहना चाह रहे हैं। सपोज L1 और L2 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। तो राइट साइड में भी L1 और L2 है तब भी उसका डिफरेंस कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि L1 और L2 अलग अलग वैल्यू है और दो जगह L1 L2 अलग अलग मान नहीं रख सकते। तो हम वही कह रहे हैं कि L1 माइनस L2 इज लेस देन L1 माइनस L2। क्या ये संभव है? नहीं, कि दो जो है दो से छोटा नहीं हो सकता, ऐसा वाला केस है। तो हमने जो कंट्राडिक्शन जो लिया है वो हमारा एजप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान दें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज contradiction, so our assumption
जो भी हम एज्यूम करके चले हैं इज रॉन्ग। सो L1 and L2 आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो क्या है, ये दोनों इक्वल है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, हमारा स्टेटमेंट कहता है लिमिट इज यूनिक। बताइए समझ में आया क्या? हेलो, प्रूफ में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश किए हैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट का यूज हो अच्छे से, और ज्यादा कुछ नहीं, केवल लिमिट का डेफिनेशन यूज हुआ है। लिमिट, लिमिट क्या कहता है कि किसी फिक्स्ड वैल्यू के बाद के जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में आ जाए, या नेबरहुड में जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाते हैं उसके बाद के जो टर्म बचने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, है ना। तो जनरल में हम m लेके चले थे, तो पहले लिमिट के लिए हमने m1 लेके चला और दूसरे लिमिट के लिए हमने m2 लेके चला, बस। ठीक, एक अंतिम थ्योरम इसी में करा देते हैं, जो कि बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम है, और इसको हमने सेट में भी पढ़ा हुआ है, ध्यान दें। पहला जो यूनिट आप पढ़ के आए हो उसी में हमने इस थ्योरम को कराया हुआ है। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस के लिए इसको प्रूव करेंगे। बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंस। तो जो सेट के लिए हम ये थ्योरम जो प्रूव किए थे ना, उसी स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ध्यान दें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, या इसके अलावा आप चाहें तो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। इसी को एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यदि हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ध्यान दें, कम से कम एक से अधिक लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा यदि आपका सीक्वेंस क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। देखिए ये कह रहा है स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा इसका जो ओवरव्यू है हम समझना चाहेंगे, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। ध्यान दें, हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं ना, ताकि चीजें आसानी से समझ आए। सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट होगा। अब ध्यान दें, इस सीक्वेंस का जो रेंज होगा दो तरीके से हो सकता है। रेंज या तो फाइनाइट होगा, और दूसरा रेंज इसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ध्यान दें, तो यदि हमारा सीक्वेंस का जो रेंज है वो क्या है, फाइनाइट है, और दूसरा इनफाइनाइट है, दोनों ही केस में हम इसमें चर्चा करेंगे। अच्छा, पहला केस, यदि आपका सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट है, उसका रेंज ध्यान देंगे। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो समझने के लिए, -1 टू द पावर n, ये आपका -1 +1 -1 +1 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका जो रेंज सेट जो होगा वो क्या होगा, -1 +1। ध्यान दीजिए, -1 जो है इनफाइनाइट टाइम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है खुद को, और +1 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है खुद को। तो हमने लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में भी देखा था कि किसी सीक्वेंस में यदि कोई पॉइंट खुद को इनफाइनाइट बार क्या करता है, रिपीट करता है, तब भी उसको हम क्या कहते हैं, उसका
लिमिट पॉइंट कहते हैं। एक डेफिनेशन हमने लिखा था नोट में। तो -1 क्या हो गया आपका, लिमिट हो गया, एज वेल एज 1 भी क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस के पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होता है। अब बताइए क्या ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है? यदि आपका रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाता है, ऐसा हमने डेफिनेशन देखा है रेंज सेट का। ठीक है, तो देखिए ये बाउंडेड सीक्वेंस हमने लेके चला और उसका रेंज क्या फाइनाइट है, उसके पास लिमिट मिल गया, 2 लिमिट मिल गया। हमको तो कम से कम 1 लिमिट चाहिए था, हमारे पास 2 लिमिट पॉइंट मिल गए, -1 एंड +1। तो ये थ्योरम प्रूफ। अब दूसरा नंबर, रेंज यदि उसका इनफाइनाइट हो, रेंज यदि उसका इनफाइनाइट हो, उस केस में हमको देखना है। तो रेंज यदि इनफाइनाइट है तो उस केस में आप कौन सा ले सकते हो आप, जैसे कि हमारे पास है 1/n, ये क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4। देखो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने शुरुआत में किए थे वो सारे एग्जाम्पल्स सभी जगह काम आ रहे हैं, तो आपको भूलना नहीं है इन एग्जाम्पल्स को। अब इसके यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज में तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। साथ ही साथ इसका रेंज क्या है आपका, इनफाइनाइट है, लेकिन इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ये सभी जान रहे हो। इसका लिमिट भी 0 है और लिमिट पॉइंट भी 0 है। तो दोनों ही केस में यदि इनफाइनाइट है तो कम से कम 1 लिमिट पॉइंट तो हमको मिल ही गया। तो ये इस तरीके से इसको हमको प्रूव करना है, बस इसमें लिखने के तरीका को देखना है। और ये जितना भी अभी हमने चर्चा किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीजों को समझने के लिए है। बताइए थ्योरम हमारा कैसे प्रूफ होने जा रहा है, समझ में आया क्या? केवल लिखने का ढंग है और कुछ नहीं, बताएं एक बार। पहले हमने चीजों को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया है कि थ्योरम का इन द लास्ट हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ज्यादा नहीं है। तो प्रूफ में since the given sequence an is bounded, है ना, सीक्वेंस को हम बाउंडेड लेके चल रहे हैं, प्रूफ करना है। Then we have to show it has at least 1 लिमिट पॉइंट, कम से कम 1 लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं पहला। केस नंबर 1 क्या कहता है, if the range set of sequence an is infinite, है ना, पहला केस हम लेके चल रहे हैं कि रेंज सेट क्या हो जाए इसका, इनफाइनाइट हो जाए। देन बाय द BWT फॉर सेट्स, ध्यान दें क्या करें, बोलजानो वायस्ट्रास थ्योरम फॉर द सेट्स, क्योंकि हमारा जो रेंज जब हम निकालते हैं तो वो सीक्वेंस नहीं, अब वो क्या हो जाता है, वो सेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दें, सीक्वेंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है उनका यदि हम कलेक्शन ले लें तब वो सेट बन जाता है ना। तो जो बोलजानो वायस्ट्रास थ्योरम है, जो पहले यूनिट में हम सेट्स के लिए जो पढ़ के आए हैं उसका हम यूज करेंगे। और ये क्या कहता है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, अ लिमिट पॉइंट, कि जितने भी
इनफाइनाइट बाउंडेड जो सेट होता है ना, उसके बाद एक लिमिट पॉइंट होता ही होता है ना। तो इस स्टेटमेंट का हम यूज करके सो रेंज सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, thus the sequence an has a limit point। यदि हमारा रेंज सेट इनफाइनाइट हो जाता है, देखिए केवल लिखने का ढंग है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, चीजें आपको समझ में आ गई, बस लिखना है और कुछ नहीं। केस नंबर 2, केस 2 क्या कहता है? इफ रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट। क्या हो जाता है यदि फाइनाइट हो जाता है? देन यदि हमारा रेंज सेट फाइनाइट हो जाता है तो कोई एक फिक्स्ड वैल्यू इनफाइनाइट टाइम खुद को क्या करता है? रिपीट करता है। तो उसको हम क्या ले लेते हैं? अल्फा लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में बताया -1 टू द पावर n में -1 और ये +1 दोनों एक दूसरे इनफाइनाइट टाइम क्या किए? रिपीट किए, और वही उसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इस -1 और +1 की जगह में हमने क्या ले लिया? देन अल्फा बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर आर ले लिया, क्योंकि हम जो सीक्वेंस देख रहे हैं वो रियल नंबर का देख रहे हैं। सच दैट an इक्वल टू अल्फा फॉर infinitely many values of n। इसका क्या मतलब है? ए एन इक्वल टू अल्फा मतलब A1 में भी अल्फा, A2 में भी अल्फा, A3 में भी अल्फा, A4 में भी अल्फा, ए ऐसे चलता जाएगा। कितने बार? इनफाइनाइट बार। ध्यान दें, तो उसी को लिखा है फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन। के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए एन का मान हमेशा आपको क्या मिलते जाएगा? अल्फा अल्फा ही मिलते जाएगा। कहने का मतलब, यदि किसी सीक्वेंस का रेंज आपका फाइनाइट है तो कोई कम से कम एक वैल्यू ऐसा होता है जो खुद को क्या करता है? इनफाइनाइट टाइम रिपीट करता है। उसी रिपीट वाले वैल्यू को हमने क्या ले लिया? अल्फा ले लिया। तो ये ए एन इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। किसके लिए? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज फॉर एन के लिए। दैट इज अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। तो रेंज यदि आपका फाइनाइट है, उस केस में भी आपको एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो हेंस एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। जब भी थ्योरम आता है एग्जाम में और आप उसको प्रूव करते हैं, तो स्टेटमेंट को एक बार लास्ट में आपको लिखना ही लिखना है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अब ध्यान दें, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कि यदि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान दें, कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग बताइए तो एक बार, किसी को याद आ रहा है क्या? कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है और वो सीक्वेंस बाउंडेड ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल मुझे बताएं जल्दी से। इस स्टैंड पर कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स स्टेटमेंट जो है हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जांपल आप ले सकते हैं। बताइए क्या एग्जांपल लेंगे? कोई भी एक एग्जांपल बताओ कि आपका जो लिमिट पॉइंट हो उस सीक्वेंस के पास और उस सीक्वेंस बाउंडेड ना हो। ये आप ले सकते हैं, जैसे कि -3 -3
जैसे कि हमने लिया था 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, ये ऐसा एक बार सीक्वेंस हम कहीं पर हम एग्जांपल में यूज किए थे, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो यदि इसको आप नंबर लाइन में ड्रा करना चाहते हो तो ये हो गया आपका 1 1, आप देख पा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। ये हर इवन पोजीशन, सॉरी ऑड पोजीशन पे आपको 1 मिल रहा है, 1, उसके बाद 2 3 4, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है आगे। तो यहाँ पे 1 के यदि आप नेबरहुड बनाते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 जो है खुद को इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है, तो 1 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब एक लिमिट पॉइंट तो मिल ही गया, लेकिन क्या ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है? देखिए ये आपकी इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर वो सीक्वेंस जिसके पास लिमिट पॉइंट हो, लेकिन यदि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमेशा उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा।